डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी। आज सॉल्यूशन के 4th लेक्चर में आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट देंगे। फिर हम दोनों के बीच रिलेशन भी देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज सॉल्यूशन की चर्चा किया। अपने सेकेंड लेक्चर में हमने परसेंट मास बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस सब का एक्सप्लेनेशन किया जिसमें कंसेंट्रेशन था। अपने थर्ड लेक्चर में हमने मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी की चर्चा किया। फिर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच रिलेशन प्राप्त किया। आज हम 4th लेक्चर में मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे, जो दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास हमारा प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। तो आइए समय को बचाते हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक्स क्या है? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इस मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसका? मोलैलिटी। सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? मोलैलिटी की चर्चा करते हैं। तो देखिए यह मोलैलिटी होता क्या है। तो मोलैलिटी को हम लोग सिंबल में स्मॉल m लिखते हैं, यानी कि मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय m। मोलैलिटी को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं? स्मॉल m लिखते हैं। यह मोलैलिटी होता क्या है? तो यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स in 1000 gram or in per kg of a solvent is called मोलैलिटी। इसी को क्या कहा जाता है? मोलैलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलैलिटी कहा जाता है। बाय मैथमेटिकली हम मोलैलिटी को निकालते कैसे हैं? तो देखें, मोलैलिटी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट। किस यूनिट में? तो केजी यूनिट में। या इसी को हम लिख सकते हैं मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम तोड़ दें। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? W/m लिखते हैं। यदि हम सोलवेंट के क्वांटिटी को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 ग्राम बाई m क्या है? मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W। मास ऑफ सोलवेंट या किस यूनिट में? तो ग्राम यूनिट। क्लियर? अब देखिए यहाँ स्मॉल w और कैपिटल W लिए हैं, तो स्पष्ट रूप से क्लियर है कि स्मॉल w क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट होगा। कैपिटल W क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में
जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है वह सॉल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी लार्ज होती है वह सॉल्वेंट होता है। तो चले यहां पर कौन चीज क्या है तो मैं लिख दूं, W क्या है हमारा, तो यह मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है। यहां पर कैपिटल W हमारा क्या है, तो कैपिटल W हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। स्मॉल m क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ क्या है, मास, मास, मोलर मास, कहीं भी इसमें वॉल्यूम नहीं है। हम जानते हैं कि मास टेम्परेचर के साथ तो वैरी करता नहीं है, क्योंकि मास एक कांस्टेंट फैक्टर है। मतलब स्पष्ट है कि टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट वैरी विथ टेम्परेचर, तो उसमें ऑप्शन रहता है तो हम टिक लगा देंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ वैरी क्यों नहीं करता, तो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मास। क्लियर। अब मैं यदि इसका यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोलैलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो गौर से देखो, यह क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि मोल्स है। मोल कहां, सोलवेंट के पर केजी में, सोलवेंट के पर केजी में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी। क्लियर। मोलैलिटी में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कि मोलैलिटी क्या है, तो मोलैलिटी को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं, स्मॉल m। यह मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। कहां, तो इन 1000 ग्राम और इन पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट। यह बात दिमाग में रखना है। मोलैलिटी का कैलकुलेशन हम कहां करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट में करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन में नहीं। जब हमें, अभी हम न्यूमेरिकल 1-2 कराएंगे, जब हमें मोलैलिटी निकालना हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। कहां, तो इन मास ऑफ सॉल्वेंट, इन मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट इन सॉल्यूशन। तो चले, तो मोलैलिटी को मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं, तो या तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर दें, या हम फॉर्मूला लगा दें W बाई M इंटू W इंटू 1000, जहां स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट है, M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इसका यूनिट क्या है, मोल पर केजी। अब देखिए, हम लोग प्रायः देखते हैं कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो क्या रहता है, तो 2m, 5m, 0.2m समथिंग कुछ न्यूमेरिकल्स में लिखा रहता है। तो जब भी किसी डिजिट के साथ, किसी इंटीजर के साथ अगर हमें क्या दिया हो, स्मॉल m लगा हुआ मिले, तो हम समझेंगे कि वह मोलैलिटी का वैल्यू है। वह क्या है, मोलैलिटी। जैसे कि 2m दे दे, 5m दे दे, 0.25m दे दे, 0.5m दे दे, तो यहां पर देखिए, अगर स्मॉल m है तो हम क्या समझ रहे हैं कि मोलैलिटी दिया गया है। यहां मोलैलिटी दिया है, यहां मोलैलिटी है, यहां क्या है, मोलैलिटी है। अगर इसी के जगह पर कैपिटल M दे देगा तो हम क्या समझेंगे, मोलैरिटी दिया है। क्या समझेंगे, मोलैरिटी दिया है। लेकिन अगर स्मॉल m दिया है तो हम समझेंगे कि मोलैलिटी दिया है। अब देखो, 2m का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, तो m का तो मतलब हम समझा दिए हैं कि मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो 2m कहने का मतलब क्या है, 2 मोल सॉल्यूट है, कितना में, 1000 ग्राम और इन पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट।
5m कहने का मतलब क्या है, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कितना में, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 0.25 कहने का मतलब क्या है कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट है, कितना में, पर केजी में। तो इस प्रकार से हम लोग मोलैलिटी को समझ लेंगे। अब देखो, मोलैलिटी का कोई प्रॉब्लम अगर हमारे पास हो तो हम मोलैलिटी का प्रॉब्लम कैसे बना लेते हैं। तो मोलैलिटी का प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक है कि हमें सॉल्यूशन से सॉल्यूट के क्वांटिटी को अलग करना होगा, सॉल्वेंट के क्वांटिटी को अलग करना होगा, तब जाकर हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे दें कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्लियर। तो 10% कहने का मतलब क्या है, 10 ग्राम है, कितना में, 100 में। टोटल सॉल्यूशन 100 है तो ग्लूकोज कितना है, 10 है। मतलब क्या है कि हम स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर 10 ग्राम है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। क्लियर। तो 90 ग्राम कौन सी है, वाटर है। तो स्मॉल एम का मान हम कहां से लेंगे, तो स्मॉल एम क्या है, सोल्यूट का मोलर मास है। स्मॉल एम क्या है, सोल्यूट का मोलर मास है। तो सोल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसका जो मोलर मास होगा वह एम का मान होगा। तो एक कार्बन का 12, 6 कार्बन 72, 1 हाइड्रोजन 1, 12 हाइड्रोजन 12, 1 ऑक्सीजन 16, 6 ऑक्सीजन कितना हो गया, 96, इक्वल टू हो गया 180। अब हमें मोलैलिटी निकालना है, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, तो स्मॉल डब्ल्यू 10 इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू 90 इंटू एम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180। काट कूट कर दो, यहां जो आएगा उतना मोल पर केजी हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम आसानी से मोलैलिटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखें, मोलैलिटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन का। किसकी चर्चा करते हैं, मोल फ्रैक्शन की चर्चा करते हैं। बड़ी ही मजेदार टॉपिक्स है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए, मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। क्लियर। मोल फ्रैक्शन देखने से ही लगता है कि यह मोल का क्या है, फ्रैक्शन है। मोल का क्या है, भिन्न है। मोल का क्या है, फ्रैक्शन है। तो मोल का फ्रैक्शन, तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। जैसे तुम किसी कमरे में अगर बैठे हुए हो, यदि उस कमरे में 4 कुर्सियां लगी हुई है या 4 बेंच लगा हुआ है, तो 4 बेंच में से कोई जरूरी नहीं है कि चारों भरा हुआ है। मान लो कि इस पर कोई लड़का बैठ गया है और ये सब खाली है। तुमसे क्वेश्चन कर दे कि कुर्सियों का कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है या टेबल का कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है, तो तुम कितना कहोगे, 1/4 कहोगे। यानी कि 4 में से क्या है, भरा हुआ है।
मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन जब निकालना होता है तो हम टोटल में कैलकुलेट करते हैं। अब जिसका मोल फ्रैक्शन हमसे पूछे हम उसके मोल को ऊपर कर देते हैं बटा टोटल मोल की संख्या कर देते हैं। जैसे कोई पूछे कितना फ्रैक्शन खाली है तो मैं 3/4 कहूंगा, मतलब खाली का निकालना है तो खाली का वैल्यू ऊपर कर दिया बटा टोटल कर दिया। भरा का निकालना है तो भरा का ऊपर कर दिया बटा टोटल कर दिया। मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो सोल्यूट का अलग निकालेंगे और सोलवेंट का हम अलग निकालेंगे। तो चलें अब हम लोग इसके थ्योरी को देखें कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैं बड़ी आराम से इसको लिखता हूं, तुम लोग देखते रहो। मोल फ्रैक्शन is denoted by x। किसके लिए? तो सोल्यूट के लिए। सोल्यूट की क्वांटिटी चूंकि स्मॉल होती है इसलिए इसका सिंबल स्मॉल लिया, एंड x किसके लिए? सोलवेंट के लिए। यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x के द्वारा, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X के द्वारा रिप्रेजेंट किया। मतलब आगे के वीडियो में जब हम किसी रूल को डिफाइन करने के लिए x का प्रयोग करेंगे तो समझ जाना कि वह मोल फ्रैक्शन है। समझ जाओगे कि वह क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं? तो लेट स्मॉल n moles solute have dissolved into capital N moles solvent, then we have, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा? सॉल्यूशन क्या हो जाता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या हो गया? स्मॉल n। सोलवेंट क्या हो गया? कैपिटल n। मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? n प्लस n। क्लियर? तो टोटल हो गया हमारे पास n प्लस n। तो इसमें अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिखते हो? स्मॉल x इक्वल टू, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सोल्यूट का। तो सोल्यूट के मोल को क्या माने हुए? स्मॉल n बटा हो जाएगा टोटल। जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालना हो, सोलवेंट को क्या मानते हो? कैपिटल X इक्वल टू n बाई n प्लस n। क्लियर? अब देखो सॉल्यूशन में तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होता है। सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम वैल्यू क्या होगा? तो हेंस सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, sum of the mole fraction, it means x plus x। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना मिल जाएगा? तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो, प्लस n बाई n प्लस n। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया? n प्लस n। ऊपर भी आ गया n प्लस n
इक्वल टू क्या हो गया 1। मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन का योगमान x प्लस x इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखो, अगर किसी न्यूमेरिकल को हम बना रहे हैं, अगर उस न्यूमेरिकल में हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में से x को माइनस कर देंगे तो कैपिटल X का मान निकल जाएगा। मतलब स्पष्ट हो गया कि मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो, हम उसके मोल को ऊपर कर देते हैं बटा टोटल मोल की संख्या कर देते हैं। यहां हम लोग स्मॉल n और कैपिटल N, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा है। नोट, स्मॉल n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हो, स्मॉल w बाई स्मॉल m। कैपिटल N निकालने के लिए क्या करते हो, कैपिटल W बाई कैपिटल। अब इस फॉर्मूला से हम स्मॉल n कैपिटल N का मान निकाल लेते हैं और यह वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन का मान निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो चलें हम लोग इसको नोट करें। अब हम इसको कुछ मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम होता है बड़ी आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। सिर्फ देखना पड़ता है कि सोल्यूट एंड सोलवेंट की क्वांटिटी, सोल्यूट एंड सोलवेंट का मोलर मास। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% यूरिया सॉल्यूशन, या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। एक क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन विच यूरिया इज 10% बाय मास। क्लियर? मैं इसको छोटा कर दिया हूं। तो देखना है हमको मोल फ्रैक्शन का, जब हम सवाल बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम सोल्यूट के मास को अलग करें, फिर सोलवेंट के मास को अलग करें। यानी मोलैलिटी के साथ पढ़ा रहा हूं मोल फ्रैक्शन, मतलब समझो कि दोनों के बीच गहरा रिलेशन है। तो मतलब क्या है कि यहां 10% कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल w कितना ग्राम है, 10 ग्राम। क्या है, यूरिया है, यूरिया है CON2H4, तो 10 ग्राम यूरिया है। तो ये स्मॉल w जब 100 में 10 है तो कैपिटल W कितना है, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या है, वाटर है। सॉल्यूशन में 90 ग्राम क्या है, वाटर है। तो स्मॉल w जो सबस्टांस है, इसके फॉर्मूला से जो निकलेगा वह स्मॉल m का मान होगा। कैपिटल W जो सबस्टांस है, उसके फॉर्मूला से जो निकलेगा वह कैपिटल M का मान होगा। तो इसमें कार्बन कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन हो गया 16, 2 नाइट्रोजन है हो गया 28, 4 हाइड्रोजन 4 इक्वल टू 60। H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया 18। तो यहां स्मॉल n निकालने के लिए क्या करोगे, स्मॉल w बाई स्मॉल m
इट मीन्स 10 हो गया 60। क्लियर। यहां कैपिटल एन निकालने के लिए क्या करोगे, तो 90 हो गया 80। मतलब क्या है कि यहां से कैपिटल एन का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से स्मॉल एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना हो सॉल्यूट का तो n/n प्लस n, n का वैल्यू डालो कहां से, यहां से। कैपिटल एन का वैल्यू डालो कहां से, यहां से। फिर स्मॉल एन का वैल्यू डालो, सारा वैल्यू डालकर काट कूट कर क्या कर दोगे, आंसर। मतलब स्मॉल एक्स निकाला, मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला। अगर हमें इसमें वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या कर देते, 1 में से यहां जो एक्स का वैल्यू निकलता उस वैल्यू को हम घटा देते। यहां पर सवाल मेरा बन गया। क्लियर। ये तो कैलकुलेशन अपना कर लोगे। अब देखें, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड in which 2.5 gram of ethanoic acid dissolved into 75 gram of benzene। ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है तब जब 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, डूबा हुआ कहां, तो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। यानी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट हमें इसमें अलग अलग मालूम है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू हो गया कितना, 2.5 ग्राम। इथेनोइक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो इसके फॉर्मूला से जो m निकलेगा वह स्मॉल m का वैल्यू होगा। कैपिटल W क्या है, 75 ग्राम। कौन सा सब्सटेंस है, बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, C6H6। तो इसके वैल्यू जो आएंगे इसके फॉर्मूला से निकलेंगे वह कैपिटल M होगा। तो 12 6 जा हो गया 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। यहां m निकाले, कार्बन कितने हैं, 2, 24 प्लस 3 1 4 हाइड्रोजन 4 2 ऑक्सीजन 32 इक्वल टू 60। क्लियर। अब यहां स्मॉल n का वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्मॉल w बाई स्मॉल m मतलब 2.5 बाई 60। स्मॉल n मालूम, कैपिटल N कितना, 75 बाई 78। कैपिटल N का वैल्यू मालूम। अब हमें जिसका मोल फ्रैक्शन, अगर हमसे पूछ रहा है इथेनोइक एसिड स्मॉल क्वांटिटी वाले का, तो स्मॉल क्वांटिटी वाले के लिए स्मॉल x इक्वल टू n/n प्लस n, वैल्यू पुट करे यहां पर आंसर। अगर बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन पूछता, कैपिटल X भी पूछता, तो 1 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाता, आंसर। मतलब क्या है कि हम आसानी से मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, कि मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है। तो देखोगे
कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम हो जिसमें कि मोलैलिटी दिया हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, या किसी का मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलैलिटी निकालना हो, तो हम एक आसान से रिलेशन के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके रिलेशन को देखेंगे कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो आए देखें हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है? तो अब तो हम लोग मोलैलिटी भी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों के मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिलेशन प्राप्त कर लेंगे। कैसे? तो देखें, सिंस मोलैलिटी इक्वल टू हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्मॉल w इंटू 1000 ग्राम बाय कैपिटल W इंटू m। चलो m को थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि तुमको सुविधा होगा समझने में। m को इधर कर दे, इंटू w को इधर कर दे। क्लियर? तो मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया W इंटू 1000 ग्राम बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हम लोग अभी पढ़े हैं कि स्मॉल w बाई स्मॉल m इक्वल टू होता है स्मॉल n। अभी पढ़े हैं स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल n। तो देयरफॉर, या मैं और इसको मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल n w बाई m के जगह पर इंटू 1000 ग्राम बाय क्या हो गया कैपिटल W। यहां तक ले आया। अब देखो हमको मोलैलिटी से कहां पहुंचना है? मोल फ्रैक्शन पर पहुंचना है। मोलैलिटी से हमें मोल फ्रैक्शन पर पहुंचना है। मतलब स्पष्ट है कि अगर ये स्मॉल n हमने सोल्यूट को अगर मोल में बदल दिया है तो हम सोलवेंट को भी मोल में बदल ले, सोलवेंट को भी मोल में बदल ले। तो इस कैपिटल W को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं और मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं n इंटू 1000 ग्राम बाय मोल को में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैपिटल W बाई कैपिटल M लिखना होगा। लेकिन अभी तुम्हारे मन में प्रश्न आ गया होगा कि भाई मैं स्मॉल कैपिटल W को कैपिटल W बाई कैपिटल M क्यों लिखूंगा जबकि यहां तो M है ही नहीं। तो चले इंटू मैं M कर दूं। अब तो तुम संतुष्ट हो गए, M से M कर जाएगा, फॉर्मूला W का ही रह जाएगा। क्लियर? अरे अभी M से M को काट देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? W, जो ऊपर वाला में भी है। मतलब इसी बात को हमने इस रूप में लिखा है। और तुम इसी को लिख सकते हो स्मॉल n इंटू 1000 ग्राम बाई कैपिटल W बाई कैपिटल M को कैपिटल N लिख सकता हूं। क्लियर? और इंटू में आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। मतलब क्या है कि मोलैलिटी के लिए हम लोगों ने एक चीज और पाया कि मोलैलिटी के लिए क्या हो गया? N बाई N इंटू मोलर मास इंटू 1000 ग्राम डाटा पर लेकर चल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल ग्राम डाटा पर होते हैं। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट।
नाउ फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, now from mole fraction of solute small x इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है n बाई n प्लस n, कैपिटल X इक्वल टू पढ़ा है कैपिटल N बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो देयरफॉर रिलेशन निकालने के लिए अगर मैं x बाई x करूं तो x बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह दोनों तो कट जाएगा तो n बाई n बचेगा, n बाई n n बाई n बचा। अब यहां पर क्या करें, x बाई x, गौर से देखो x बाई x इक्वल टू n बाई n, तो यह n बाई n का जो वैल्यू है वह इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n बाई n इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग क्या पाएंगे तो देख लो, मोलैलिटी इक्वल टू एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, n बाई n के जगह पर x बाई x इंटू 1000 ग्राम और इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल M, जहां स्मॉल x क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कैपिटल X क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। तो जब दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें मालूम होगा तब तो यह फॉर्मूला, लेकिन जब हमें एक ही मोल फ्रैक्शन मालूम हो सिर्फ सोल्यूट का या सोल्वेंट किसी का, तब कैसे निकालेंगे, तो और मैं इसको लिख सकता हूं मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल x इंटू 1000 ग्राम बाई, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि स्मॉल x और कैपिटल X दोनों का सम वैल्यू एक होता है, यानी स्मॉल x प्लस कैपिटल X इक्वल टू 1। तो कैपिटल X के जगह पर मैं 1 माइनस स्मॉल x लिख सकता हूं, तो 1 माइनस स्मॉल x इंटू हो गया n। अब यहां पर देखो x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M क्या है, तो मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। अब हम आसानी से इस कंसेप्ट के आधार पर, इस फाइनल फॉर्मूला के आधार पर, यदि हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया हो तो मोलैलिटी निकाल लेंगे, या मोलैलिटी दिया हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। आशा है कि निश्चित रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डालेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, हम लोग उस वीडियो में अब पीपीएम पार्ट पर मिलियन एंड फॉर्मेलिटी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें, इसको नोट करें, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका फायदा मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।